मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, इस उपक्रम पर यूट्यूब में। इतिहास की श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातचीत करते हुए वहाँ का एक छोटा एक संक्षिप्त रूप में विवरण हम जाने हैं। नाम पद्धति वहाँ की, शुरुआत वहाँ की और वहाँ के नगर विन्यास की हमने जानकारी ली है। और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वहाँ की लिपि कैसी थी और किस तरह से लोगों ने शुरुआत किया था उस सभ्यता की, और क्या क्या उस सभ्यता की डेट्स रही हैं। उन डेट्स के बारे में हमने एक चर्चा की थी संक्षिप्त रूप में। इसके बाद में वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ एनर्जी आपको देना चाहते हैं कि आपको कुछ हौसला मिल जाए पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो एक शायरी सुनाते हैं आपको पहले, उसके बाद में शुरू करते हैं। जब थकने लगे हौसले तो ये याद करना, जब थकने लगे हौसले तो ये याद करना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जब थकने लगे हौसले तो ये याद करना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। चलते रहना तुम अंधेरों में भी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अब हम बातचीत करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये जो सेशन है, इसको हम शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के ट्रेड और इंडस्ट्री से शुरू करेंगे। आज का जो पहला मुख्य चर्चा का बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स, यानी कि यहाँ के उद्योग और व्यापार, इन सब की बातचीत करेंगे। तो यहाँ के लोग, सबसे पहली बात जो थी, माप तौल की जो इकाइयाँ होती थी, जैसे आज के समय में हम लोग जो माप तौल की इकाई लेते हैं, मापक लेते हैं, जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स लेते हैं 10 के मल्टीपल में लेते हैं, 10 ग्राम, 100 ग्राम और इस तरह से 1000 ग्राम, इस तरह से। और ये साइंटिफिक वे में भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन उस समय जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो उस समय ये पाया गया कि जो मापक थे हमारे पास में, पहली बात क्या थी, जो मापक थे, यूनिट थे, मेजरमेंट्स थे हमारे मापक, वो 16 के गुणज में होते थे। 16 के गुणज होते थे। हमको ऐसा लगता है कि जो 16 आने का 1 रुपये का कॉन्सेप्ट रहा होगा, ये शुरुआत वहीं से हुई होगी। बाद में हमने कॉइन्स डेवलप किए और ऐसे किया, तो 16 के तौर तरीके से रहा होगा कि मतलब एक पार्ट है बड़ा, उसको 16 पार्टों में बांट दिया। उसका जो 4 पार्ट होंगे, एक पाव होगा, उसके बाद में 8 पार्ट का आधा किलो होगा, आधा किलो ना कहें, आधा ही यूनिट हो जाएगा। और उसके बाद 16 का पूरा एक फुल यूनिट बनाते रहेंगे। ऐसा हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम बातचीत करें ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद में, तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख उद्योग था, सबसे प्रमुख उद्योग की बात करें हम, ये कौन सा था? ये था सूती कपड़े का, सूती वस्त्र का जो उद्योग था यहाँ पर बहुत फला फूला। और यहाँ पर सूती कपड़े की वजह से एक यहाँ की एक नई पहचान मिली। नई पहचान क्या मिली? यूनानी इस सभ्यता को सिंडन कहने लगे। क्या कहने लगे? सिंडन। ये सिंडन की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यूनानी लोग हमारे यहाँ की जो सूती सामग्री होती थी, कपास की सामग्री होती थी, और कपास भी लिख देता हूँ यहाँ पर, सूती वस्त्र का और कपास का जो हमारे पास में डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से ये यूनानी लोग होते थे, हमारी इस धरती को, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता फली फूली बढ़ी, उस सभ्यता को सिंडन नाम देते हैं। एक क्वेश्चन हम इससे संबंधित कर चुके हैं, सिंडन और मेलुहा संबंधित एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, वो एक चर्चा करी थी वहाँ पर। इसके बाद देखते हैं जो
लेन देन का माध्यम था। जैसे जाहिर सी बात है कि जब बसावट हुई इंसान की, तो जब बसावट इंसान की हुई तो लेन देन हुआ होगा, क्योंकि समाज का जब विकास होता है, समाज एक बस्ती में बसने लगता है, वो खाना बदोशी ज़िंदगी से, वो यायावरी जीवन से जब बढ़ता है आगे बसावट की तरफ, तो बसावट की तरफ जब वो बढ़ता है तो क्या करता है, विनिमय करता है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। वस्तुओं का आदान प्रदान किस तरह से, देखो एक तरीका है जो अब चल रहा है, कौन सा तरीका है, मुद्रा विनिमय। पैसे दिया, सामान लिया। और उस समय क्या था, पैसे, मुद्रा थी नहीं है, कोई प्रचलन में कोई मुद्रा नहीं थी, कोई कागज़ी मुद्रा नहीं थी, कोई कॉइन मुद्रा भी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वस्तु से वस्तु का विनिमय चलता रहा होगा और उसके साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पे जो विनिमय था वो किस तरह का था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम था पूरी तरह से। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे देखो अभी 10-20 साल पहले तक के हमारे इंडिया के ग्रामीण अंचल में करते क्या थे, गेहूं के बदले में या फिर महुआ के बदले में या फिर कुछ अनाज के बदले में दूसरी आवश्यक सामग्री हम बाज़ार से ले आते थे, या जो बेचने वाले होते थे अनाज के बदले में सामग्री दे देते थे। वही सिस्टम यहाँ पर था, जो बाज़ार की जो व्यवस्था रही है वहाँ पर वस्तुओं का लेन देन किस तरीके से होता था, बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता था। एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को एक्सचेंज कर लेने का जो तौर तरीका था उसी को विनिमय, वस्तु विनिमय कहते हैं। अगली बात जो थी, यहाँ का जो प्रोडक्ट होता था, मुहर लगाने की परंपरा डेवलप हो चुकी थी उस समय। मोहर या छाप, ये एक मार्का कहते हैं, एक मार्का, एक सिंबल, मुहर लगाने की परंपरा डेवलप हो गई थी उस समय तक के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आयात निर्यात या फिर लेन देन एक्सचेंज था वो काफ़ी हद तक डेवलप होता था। और अगर हम अगली बात कर लें तो जो व्यापार होता था, व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार जो होता था, व्यापार दोनों तरीके से होता था। एक स्थल मार्ग से भी होता था, लैंड वे जो होते थे उनसे होता था, और दूसरा वाटर वे से होता था। जल मार्ग से। जल मार्ग की बात करें तो जल मार्ग, जब जल मार्ग होंगे तो जलों के लिए, विश्राम के लिए वहाँ से स्टेशन कहते हैं, जो जलों का स्टेशन कहते हैं, जहाँ से शिप छूटते रहे होंगे। शिप उस समय के संदर्भ में जैसे भी रहा होगा व्यवस्था, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर पत्तन का विकास यानी कि बंदरगाह का विकास रहा होगा। और बंदरगाह, यहाँ पर मुख्य जो बंदरगाह था, जो मुख्य बंदरगाह था वो हमारा लोथल था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है लोथल। और लोथल से क्या करते थे, यहाँ हम पत्तन शुरू करते थे। और इसके अलावा अन्य भी बंदरगाह थे, वो कौन कौन, रंगपुर ये मेन था। उसके अलावा रंगपुर, सुरकोटड़ा और एक था प्रभास पाटन, ये और बंदरगाह थे। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा था, लोथल वाला बंदरगाह जो है, वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बातचीत करें तो जो दिख रहा है अभी, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, जो प्रमुख व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया के साथ में होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बातचीत करते हैं अभी, ये बिगाड़ दें इतना,
समझ में आ गया। तो मन क्या क्या मुख्य बात रही है। सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ पर जो मापक थे वो 16 के गुणज में थे। दूसरी सबसे बात ये थी, सूती वस्त्र या कपास का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था और इसके नाम पर सिंडन कहते थे कपास को। इसी के नाम पर यूनानियों ने हमको सिंडन कहना शुरू कर दिया। और विनिमय कैसा था, वस्तु विनिमय था, बार्टर सिस्टम। इसके बाद में मुहर या छाप लगाने की परंपरा यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। व्यापार हमारा स्थल और जल मार्ग दोनों वजह से होता था, दोनों तरीके से होता था। और जल के बारे में बात करें तो जल के बारे में बंदरगाह कुछ विकसित हुए। लोथल यहाँ का मुख्य बंदरगाह था। रंगपुर, प्रभास पाटन और सुरकोटडा भी अन्य बंदरगाह थे। गौड़ प्रमुख व्यापार हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। तो हम इसको रब कर देते हैं, इसके आगे की चर्चा हम फिर से करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो किए होंगे, ये तो उम्मीद है। लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि शेयर करने से ज़्यादा फ़ायदा है आपको, ताकि सोसाइटी में बाकी सब लोगों तक भी जानकारियाँ पहुँचे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहे हैं। बातचीत करते हैं आगे। अगला जो पॉइंट था वो ये कह रहा था कि इसके पहले बातचीत किया मेसोपोटामिया से सबसे ज़्यादा हमारा व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से सभ्यता से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। तो यहाँ पर एक राजा थे मेसोपोटामिया, सारगोन का अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मेलुहा, ये मेलुहा शब्द संभवतः अधिकतर लोग मानते हैं, अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। सिंधु नदी सभ्यता का ही एक नाम था उस समय का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोगों को यहाँ के सभ्यता के बारे में जानकारी थी, और जानकारी रही होगी तो जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से जानकारियाँ बढ़ती हैं तो वस्तुओं का या सेवाओं का या विचारों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार होता रहा होगा। और इसकी बातचीत करें, दिलमुन और माकन का भी इस जिक्र मिलता है। एक जगह है दिलमुन और माकन, ये दो स्थानों की जानकारी मिलती है वहाँ से। तो ये दो स्थान जो है, इनमें माकन की आज तक हमारे पास जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये किस स्थल के लिए माकन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो दिलमुन है ये फारस की खाड़ी में एक स्थान है। कहाँ पर है? फारस की खाड़ी का एक स्थल है, वहाँ से इसकी हम पहचान करते हैं। तो इसका मतलब व्यापार होता रहा होगा किससे? इस रास्ते से हमारा और मेसोपोटामिया का व्यापार होता रहा होगा। और हम बातचीत करें उर और किस नामक स्थलों की भी हमको जानकारी मिलती है। इसके अगला पॉइंट, उर और किस, ये दो स्थल हैं मेसोपोटामिया के। यहाँ से हमारे यहाँ की मुहरें मिली हैं। इसका मुहरें मिलने का सीधा सीधा मतलब है व्यापार। मुहरें मिलने का मतलब है व्यापार रहा होगा, या तो सेवाओं का, या तो वस्तुओं का। तो सेवाओं का तो उस समय उतना दौर रहा नहीं, हमें नहीं लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है आयात निर्यात का कोई ना कोई प्रबंध कोई ज़रूर रहा होगा, कोई व्यवस्था ज़रूर रही हुई। किससे? उर और किस से जो मुहरें मिली हैं उनकी बातचीत करें तो ये मुहरें कहाँ की थी? ये हड़प्पन मुहरें थी। ये हड़प्पन मुहरें थी, हड़प्पन सील्स थी। और अगली हम बातचीत कर दें, इसमें तो क्या है, सूती वस्त्र और हाथी दांत का निर्यात होता था यहाँ से। वो तो सूती वस्त्र की बात ही कर ही चुके हैं, क्योंकि कपास ज़्यादा होगा तो सूती वस्त्र ज़्यादा होगा। और हाथी दांत का हम लोग निर्यात करते थे। सूती वस्त्र का और हाथी दांत का हम लोग निर्यात करते थे। इसका मतलब है कि हाथी पर्याप्त संख्या में रहे होंगे और उनकी जानकारी लोगों को थी।
और हड़प्पा सभ्यता में एक सबसे ख़ास बात है, हाथी के बारे में लोग जानते थे लेकिन हाथी पालते नहीं थे। पालने के साथ से केवल गुजरात के 1-2 स्थल से मिलती है, गुजरात से बाकी पालने के साथ से नहीं मिलते हैं, इसलिए लेकिन इनका हम वन्य जीव रहे होंगे उस समय अच्छी तादाद में, क्योंकि तभी ये हाथी दांत का व्यापार होता था। अगली बातचीत करें तो इसका जो व्यापार था, अफ़गानिस्तान और ईरान से टीन का आयात करते थे, हम लोग आयात करते थे। आयात किसका करते थे? टीन का। कहाँ से करते थे? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान लिखा हुआ है। और इराक से हम इसका क्या करते थे? व्यापार करते थे, टीन का आयात करते थे, मंगाते थे। और बातचीत करें, राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का आयात करते थे। आयात करते थे किसका? तांबे का आयात करते थे। कहाँ से करते थे? खेतड़ी। खेतड़ी तो समझ रहे होंगे, आज भी है हमारे यहाँ राजस्थान में। खेतड़ी से हम लोग तांबे का आयात करते थे। कोलार से हम लोग सोने का आयात करते थे। कोलार, आज भी सोना प्रचलित है, कोलार की खाने। कोलार से कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कोलार से सोना आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कोलार से सोने का आयात करते थे। और हम इसी में बातचीत कर लेते हैं। ये 12th पॉइंट था, ये 13 पॉइंट हो जाएगा। क्या है? हम लोग बलूचिस्तान, पाकिस्तान से सेलखड़ी का आयात करते थे। सेलखड़ी का आयात करते थे। कहाँ से करते थे? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर पड़ेगा? ये पाक में पड़ेगा। हालांकि ये पाक बहुत नापाक है, मगर फिर भी इसको पाक कहना पड़ता है क्योंकि इसका नाम पाक है। अगली बातचीत कर ले हम। अगली जब बातचीत करेंगे तो हम लोग बदख्शा से चांदी, टीन और लाजवर्द का आयात करते थे। बदख्शा ऐसे लिखा जाता है, बदख्शा से चांदी, टीन, लाजवर्द, इन सब का आयात करते थे। तो मुख्य हम देख लें तो क्या देखें, जो इम्पोर्टेंट जो सबसे खास पॉइंट है वो क्या है? सारगौन अभिलेख से मेलुहा शब्द का उल्लेख मिला है। मेलुहा शब्द जो कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। दिलमुन और माकन 2 स्थलों की जानकारी मिलती है। माकन की अभी तक हम लोग शिनाख्त नहीं कर पाए हैं। फारस की खाड़ी में दिलमुन का हमें साक्ष्य मिला है, मानते हैं। उर और किस वहाँ के 2 स्थल थे, वहाँ से हमारे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली हैं। और सूती वस्त्र और हाथी दांत का हम लोग निर्यात करते थे, आयात करते थे। टीन का 1 मिनट फ़ोन आ गया है, काट दो। तो आगे की बात करें, हम लोग सूती वस्त्र और हाथी दांत का उद्योग, हाथी दांत का व्यापार निर्यात करते थे, तो हो गया है। आयात करते थे टीन का अफ़गानिस्तान से और इराक से हम लोग टीन का आयात करते थे। तांबे का आयात हम लोग खेतड़ी से करते थे। आज भी खेतड़ी तांबे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, वो जानते हैं। और कोलार से हम लोग सोने का आयात करते थे। हम लोग मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात करते थे। और ये आज भी फेमस है, बहुत फेमस है। कोलार की खाने सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, कर्नाटका में हैं, ये जानते हैं। सेलखड़ी का आयात करते थे बलूचिस्तान से, पाकिस्तान में जो है। और बदख्शा से हम लोग लाजवर्द, टीन और चांदी का आयात करते थे। इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ का कृषि एवं पशुपालन का जो साक्ष्य है, कैसे ही कृषि, कैसा पशुपालन रहा होगा, ये देख लेते हैं। पहले आर्थिक घटनाक्रम में देख लेते हैं, कृषि बाद में कर लेते हैं, इसी समय इंडस्ट्री ट्रेड के साथ साथ में। तो इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन, ये हड़प्पन है, वीरप्पन नहीं।
हड़प्पन्स की इकोनॉमी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो हड़प्पन्स लोग थे वो सबसे पहली बात जिनकी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर थी, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर में बातचीत करें तो कौन सी फसल करते थे? रबी की फसल सबसे ज़्यादा उगाते थे, और रबी की फसल में भी सबसे ज़्यादा कौन कौन से? जौ, गेहूँ, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, और राई, मटर, और कपास तो बात ही कर रहे हैं, वो तो कपास की वजह से ही हम इसको क्या बोलने लगे हैं? सिंडन। तो किस किस चीज़ का हम लोग करते थे रबी के अलावा? और जो होती थी वो कौन कौन सी होती थी? वो सब मिला के अगर बातचीत करें, ये मुख्य है, मुख्यतः रबी की फसलें होती थी, अन्य भी होती थी मगर मुख्यतः यही हैं जिनमें जौ हो गया, गेहूं हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, कपास हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। और हम बातचीत कर ले तो और अगर बातचीत करना चाहें तो हम लोग क्या करते थे? हल का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला है। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। इसका मतलब ये है, देखो जिस सेक्टर की सामग्री सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसका मतलब यह है कि उस सेक्टर का उस टाइम पर अधिक प्रभाव रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के ही मुख्यतः ज़्यादा साक्ष्य मिलेंगे, तो मुख्यतः एग्रीकल्चर के मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर वहाँ की इकोनॉमी का मुख्य अंग रहा होगा। जैसे इस समय कहीं पर किसी देश में किसी भी टाइम पर देख लें, सेवा अगर ज़्यादा है तो सेवा क्षेत्र का ज़्यादा महत्व है, तो इकोनॉमी वहाँ की डिपेंड है किस पर? सेवा क्षेत्र पर, सर्विस सेक्टर पर डिपेंड होगी। तो हम आगे इसी क्रम में बातचीत कर लें। हल का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर रही है बेहतरीन स्तर पर। कहाँ से साक्ष्य मिला है? हल का बनावली से मिला है, एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन है। और अन्य बातचीत कर लें हम, जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, जोते खेत का साक्ष्य मिला है। जोते से खेत का मतलब कल्टीवेटेड फील्ड। इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? इसका कालीबंगन, कालीबंगा बोलते हैं हिंदी में, कालीबंगा, ये घग्घर नदी के किनारे था कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और इसी समय हम पशुपालन की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। ये इकोनॉमी के पार्ट थे, एग्रीकल्चर एंड पशुपालन। पशुपालन की बातचीत कर लें तो सबसे खास बात जो है, सबसे प्यारा, सबसे प्रिय या महत्वपूर्ण कह लें, सबसे प्रिय या महत्वपूर्ण जो पशु रहा है वो कौन सा पशु रहा है? बैल रहा है। कौन सा रहा है? बैल रहा है। वो भी कौन सा बैल रहा है? सारे बैल महत्वपूर्ण नहीं थे, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला लिख देता हूँ। कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य कई जगह पर मिले हैं, तो इसका मतलब है कि कुबड़ वाले बैल का ज़्यादा लगाव रहा होगा, ज़्यादा महत्व रहा होगा उस समय में में वाला बैल। तो ये सबसे खास पशु था। इसके अलावा अन्य पशु भी थे जिनका जिक्र मिलता है। कौन कौन से अन्य में मैं लिख देता हूँ कौन कौन से? भेड़, बकरी, गाय, भैंस। भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, गधा, सुअर, कुत्ता, गधा, सुअर, कुत्ता, इन पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इन सब में से भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, गधा, सुअर, इनके साक्ष्य मिले, लेकिन इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? बैल था। वो भी कौन सा बैल था? कुबड़ वाला बैल। इसके अलावा बंदर से अभी बातचीत हुई थी, बंदर को जानते थे, खरगोश वगैरह को जानते थे, पालते नहीं थे क्योंकि उनका पालन का चलन नहीं था। हाथी की बात कर लें, हाथी के पालने की कोई वैसी बात नहीं मिली है। हाँ, गुजरात में एक आध जगह पर हाथी के पालने के अवशेष मिले हैं कि हाथी पालते रहे होंगे, लेकिन हाथी का और
घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है पालने का। अन्य बातचीत कर लें तो आमरी एक जगह है, आमरी से गैंडे के शेष अवशेष मिले हैं, गैंडे के साक्ष्य मिले हैं, ये पूछा जाता है। गैंडे के साक्ष्य मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। एक बार एग्ज़ाम में आ गया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एग्ज़ाम था, कि ऊँट के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इतने साक्ष्य मिलते हैं, इतने अगर बैठे हैं पढ़ने के लिए, इतने साक्ष्य, इतने फैक्ट है, कालीबंगन से मिला था, तो इतने साक्ष्य है कि, लेकिन फिर भी हम उनमें से जो खास हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक सेशन ख़त्म हुआ। इसके बाद में हम बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह की धार्मिक मान्यता को मानते रहे होंगे, और देखते हैं, और किस तरह की उनकी रीति रिवाजें रही हैं, वो एक छोटा सा देख लेते हैं। इसको बिगाड़ देते हैं। धर्म, धार्मिक मान्यता दिख रहा है। इनका रिलीजियस व्यू देखा जाए तो रिलीजियस व्यू में हम सबसे पहले बातचीत कर लेते। देखो, रिलीजन का छोटा सा अभी परिचय कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिलीजन को डिफ़ाइन करेंगे अगले लेक्चर्स में। वैदिक कल्चर में और जैन बौद्ध में हम रिलीजन के बारे में एक ब्रॉड चर्चा करेंगे अच्छे से। अभी हम ये कह दें कि रिलीजन क्या है। रिलीजन या धर्म जिन मान्यताओं से हमारा समाज रन करता है, चलता है, वो सारी मान्यताएं, परंपराएं मिल करके जिस नियम कानून का एक निष्पत्ति करेंगी, उसको रिलीजन कह देंगे मोटे तौर पर। और अलग वर्ड टू वर्ड, हालांकि रिलीजन और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एक ही चीज़ है, रिलीजन अलग चीज़ होती है, धर्म अलग चीज़ होता है, धर्म अलग चीज़ होता है। धर्म के कितने तात्पर्य हो सकते हैं, वो सबके अलग अलग हमें अभी छोटे से ये छोटा टॉपिक है, यहाँ पे इतना ही रखें, नहीं तो ये ज़्यादा ही क्या थ्योरी वाला हो जाएगा, बातचीत वाला ज़्यादा हो जाएगा, फैक्ट वाला कम हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, थोड़ा फैक्ट वाला है तो फैक्ट वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो थी, यहाँ का जो मनुष्य था ये पूजा करता था। पूजा करता था किसकी पूजा करता था? मंदिरों की पूजा नहीं करता था। मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। वो मेसोपोटामिया की बात थी, वहाँ मिले हैं, वहाँ पर मंदिर स्थल या पूजा स्थल की बातचीत हुई है। यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा में किसकी पूजा करते थे? पशु पूजा करते थे। पशु पूजा करते थे, पशु पक्षी लिख देता हूँ, पशु पक्षी की पूजा करते थे। और मातृ देवी की पूजा करते थे, मैं लिख देता हूँ फिर चर्चा करता हूँ। मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे और सर्प की पूजा करते थे। ये पूजा करते थे। आदि बातचीत करते हैं। पशु पक्षियों की पूजा करते थे। इसको हम कैसे मान सकते हैं कि पशु पूजा जो थी, एक मोहनजोदाड़ो से एक सील मिली है, मुहर मिली है। वो मुहर किस तरह की है कि एक ऐसा लगता है कि कोई साधु वेश में है, कोई व्यक्ति है, कोई आदि पुरुष है, उस समय का रहा होगा, आदि पुरुष, शक्तिशाली पुरुष रहा होगा। हो सकता है कि उस समय की मान्यताओं के अनुसार वो वहाँ का देवता रहा होगा, या फिर कोई अन्य शक्ति रही होगी जिसकी वो लोग पूजा करते थे। तो वो लोग जब पूजा करते थे तो वहाँ पे उसको जॉन मार्शल ने कह दिया है कि वो आदि रूप है किसका? भगवान पशुपति का। पशुपति का आदि रूप है। आदि यानी कि लॉर्ड शिवा का, रुद्र का पुरातन स्वरूप है, आदि स्वरूप है, आद्य स्वरूप है। और उसके क्या थे?
सिर पर 2 सींग जैसे मुकुट का ऐसा कुछ लग रहा है। उसकी मैं इमेज डाल दूंगा, लास्ट में इमेज दीर्घा बना देंगे हम अंतिम वीडियो में, कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। इमेज का और जो साक्ष्य एविडेंसेस का है, एक अलग से मैं फोटो सेशन बना दूंगा, बता दूंगा। और वहाँ पे जो पशुपति भगवान थे, पशुपति भगवान के दाएं तरफ बाएं तरफ और उस पशुपति भगवान की प्रतिमा के नीचे ऐसा लगता है कि वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, दोनों हाथ को एक दूसरे पर रखे हुए योग मुद्रा में ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए हैं। और बाएं तरफ और दाएं तरफ पशुओं के चित्र बने हुए हैं, हाथी के, गैंडा के, भैंसे के, बाघ के चित्र बने हुए हैं। मजबूत जो पशु होते हैं वो दाएं तरफ हैं और अपेक्षाकृत कम कहाँ पे है, बाएं तरफ है। और नीचे में एक हिरण जैसी कोई संरचना मिलती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे। और कुबड़ वाले बैल की तो बहुत जगह पर मिली हैं एविडेंसेस, साक्ष्य मिले हैं, मिले। मातृ देवी हड़प्पा सभ्यता से एक प्रतिमा मिली है। प्रतिमा के उदर से कुछ पौधों के निकलने का अंकन है वहाँ पर। वो ऐसा लगता है कि वो देवी रही होगी, या तो फसलों की देवी रही होगी या फिर किसी अन्य शक्ति की देवी रही होगी जिसकी लोग पूजा करते रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ का जनन दिखा रहे हैं तो ये प्रजनन क्षमता का भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी नया इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नगरीकरण हुआ था। तो क्योंकि इसके पहले ताम्रपाषाण काल की शुरुआती पूर्व हड़प्पाई सभ्यताएं थी, उनके विकास के क्रम में ये आगे विकसित एक सभ्यता थी। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर हम लोगों ने, या हड़प्पा सभ्यता, मैं बार बार हड़प्पा सभ्यता के लोग हम लोगों कह देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा यानी कि नारी शक्ति की बातचीत करते रहे होंगे, पूजा करते रहे होंगे और मान्यता देते रहे होंगे। ये भी शुरुआत में जब सोसाइटी का बहुत अधिक से विकसित रूप नहीं रहा होगा, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति, जब कोई कानून नियम था नहीं होगा ज़्यादा, तो महिलाओं की स्थिति उतनी कमज़ोर नहीं रही होगी, यानी कि वो भी सशक्त रही होंगी। और हमने देखा है इसके पहले की पूर्व हड़प्पन सभ्यता, पूरे ताम्रपाषाण काल की बातचीत कर लें तो महिलाएं कृषि कर्म करती थीं, पुरुष आखेट करते थे, ये देखा है हमने। ये एक बात हो गई। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा करते थे या नारी शक्ति की पूजा करते थे। इसकी अन्य एक डांसिंग गर्ल मिली है, कांसे की बनी हुई, ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल मिली है, यानी नृत्यांगना की मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदारो से। वहाँ से भी कह सकते हैं कि उस समय वो एक मनोरंजन के तौर पे हो सकता है कि एंटरटेनमेंट के तरीके से इस्तेमाल करते रहे हों, या फिर एक देवी के रूप में मानते रहे हों, लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो जिस तरह से वो दाहिने हाथ को अपने कमर पर रखे हुए है, बाएं हाथ को ऐसे लटकाए हुए है, लगता है कि वो नृत्यांगना है, डांसर रही होगी उस समय की, क्या है अपने समय की, वो आम्रपाली रही होगी या फिर देवी रही होगी। पशुपति की बातचीत कर लें, हम देखते हैं कि एक ये दोनों शक्तियों की पूजा होती रही है, लिंग की यौन की पूजा होती रही। इसका मतलब यह है कि उस समय प्रजनन क्या था, एक जनन एक प्राकृतिक संसाधन, एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जाती रही है। और यहाँ पर उनकी भी पूजा होती थी, क्योंकि वो भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया के थ्रू उनका डेवलप होता है और वो है भी। और पूजा करना ना करना ये अलग अलग इंसान की अलग अलग अवधारणा है, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन उस समय यहाँ पे साक्ष्य मिले, लोथल से जैसे एक जगह से एक शिवलिंग जैसा कुछ साक्ष्य मिला है, तो और उसके आसपास नाग के जैसे कोई आकृति मिली है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर शिवलिंग रहा होगा, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। वो शिवलिंग ही था या किसी दूसरे देवता की कोई दूसरी कल्पना रही होगी, या दूसरा कुछ रहा होगा स्थल, पूजा स्थल या अन्य स्थल, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो मान्यताओं से जो डेवलप हुआ है टर्म हमारा, जो हमारी प्रक्रिया, उस शिवलिंग के साक्ष्य होने की ज़्यादा मान्यता देता है, क्योंकि अभी तक वही पूजा हो रहा है। सर्प की बात हो चुकी है। अन्य बातों में हम दूसरी बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी बातचीत जो करते हैं तो क्या है, ताबीज के साक्ष्य मिले हैं।
ताबीज के साक्ष्य मिले हैं, ताबीज और लिख देता हूँ फिर बातचीत करता हूँ। बलि प्रथा, बलि प्रथा के साक्ष्य मिले होंगे। और अगली बातचीत कर लें तो विशाल स्नानागार कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का, कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से। विशाल स्नानागार मतलब इसका भी बातचीत कर लेते। सूर्य लिख देता हूँ, जल लिख देता हूँ। अगली बात मैं कर दूँ, अगली जब बातचीत कर लूँ तो क्या है, पुनर्जन्म की बात करेंगे हम, पुनर्जन्म की अवधारणा की बात करेंगे। और उर्वरता देवी की बातचीत करेंगे। देखो बातचीत करते हैं। ताबीज़ों के कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो ताबीज़ों के साक्ष्य मिले हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग टोना टोटका, तंत्र मंत्र जैसी कोई शक्ति में विश्वास, यानी कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, इस तरह की संरचना में, ये सामाजिक कोई प्रवृत्ति में ये क्या अपना पार्टिसिपेट करते रहे होंगे और किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रयोग करते रहे होंगे, या फिर विश्वास करते रहे होंगे, या अंधविश्वास करते रहे होंगे। हर इंसान का अलग अलग इन सब चीज़ों में मानना होता है। यहाँ पे ताबीज़ मिले हैं तो ताबीज़ का सीधा सीधा मतलब है कि टोना टोटका, तंत्र मंत्र। बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बलि प्रथा के साक्ष्य कहा जा सकता है, बलि प्रथा के साक्ष्य, क्योंकि वहाँ पे जो दफन, जो एविडेंसेस मिले हैं वहाँ के बारे में। विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदारो से। विशाल स्नानागार का मतलब है, याद तुम बातचीत कर चुके थे इसके पहले वाले लेक्चर में काफ़ी, कि विशाल स्नानागार मिला है, इसका मतलब है कि जल पूजा होती रही होगी, जल पूजा होती रही होगी, या फिर सूर्य को अर्घ्य देना होता रहा होगा, तो उस लहजे से विशाल स्नानागार का निर्माण हुआ होगा। अगली बातचीत कर लें हम, पुनर्जन्म की बातचीत करते हैं। तो पुनर्जन्म की बातचीत करें, पुनर्जन्म की बातचीत इसलिए कर रहे हैं, हालांकि जो पुनर्जन्म का लिखित साक्ष्य मिला है सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ब्राह्मण वेदों को समझने का गद्य फार्म होता है, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो एक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, वो कौन सा है, सतपथ ब्राह्मण। वहाँ पे सबसे पहले हम वह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले हम पुनर्जन्म के सिद्धांत की बातचीत पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे हम पा रहे, यहाँ पे जो समाधान होता था, यानी कि दफनाने की जो प्रक्रिया होती थी, दफन करने की, वहाँ के यानी कि समाधान से हम लोग समझते हैं कि ये लोग मानते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर गया, डेथ हो गई जिसकी, उसकी लाश को, उसके डेड बॉडी को अगर हम दफना रहे हैं कुछ वस्तुओं के साथ में, या फिर वस्तुओं के साथ में या फिर अन्य के साथ में, तो इसका मतलब ये है, या फिर युगल को हम दफना रहे हैं तो इसका मतलब कई मतलब हो सकते हैं, कई मतलब। जैसे युगल समाधान मिला है, तो युगल समाधान का मतलब है कालीबंगा से एक युगल समाधान और लोथल से 3 युगल समाधान मिले थे। इसके कई मतलब हैं। इसके एक तो मतलब यह हो गया कि यहाँ पर सती प्रथा जैसा कुछ रहा हो सकता है कि पुरुष मर गया है तो महिला को भी दफन कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। अब इसका सोसाइटी में ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि इसका रखवाला, इसका जो हम सफ़र है वो नहीं रहा है। ये मैं किसी तरह की मान्यता का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की परंपरा का एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐसा रहा होगा। कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं, पाल्य वस्तुएं हैं, या औजारों की वहाँ पे समाधान में भी ज़रूरत है। अगर मिले हैं साक्ष्य तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये कह सकते हैं कि ये मान्यता रही होगी कि वो सही तरीके से उसको स्वर्ग मिले। ये हम दूसरे लोग पारलौकिक बातचीत करी होगी, पारलौकिक बातचीत की होगी, तो इसका मतलब पारलौकिक बातचीत करने का मतलब ही होता है कि वो दूसरे जन्म के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये साइकिल अपनी, क्योंकि मान्यता अभी तक डेवलप है, पुनर्जन्म वाला सिद्धांत ये हिंदू धर्म तो में तो है ही है, ये अभी बौद्ध धर्म में भी है, अच्छे से है पुनर्जन्म का सिद्धांत। हालांकि बौद्ध धर्म में भगवान की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है, जहाँ तक कथाओं को पढ़ने से मिलता है। आगे देखते हैं। उर्वरता देवी, वही उर्वरता देवी अभी बातचीत कर चुके हैं, जो हमको एक प्रतिमा मिली है मातृ देवी उर्वरता देवी की, उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। ये एक सामान्य सा परिचय रहा है
किसका, वहाँ की धार्मिक मान्यताओं का, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी कैसी रही होंगी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद में हम बातचीत कर लेते हैं कि वहाँ की सोशल एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, समाज कैसा रहा है, वहाँ का समाज की संरचना कैसी रही है, ये देख लेते हैं। सोसाइटी, समाज, सोशल लाइफ वहाँ के लोगों की कैसी रही है, इन सब के बारे में हम बातचीत करें। तो इन सब के बारे में बातचीत करें तो पहली बात तो सबसे पहली बात तो अभी जो बता चुका हूँ, वो सबसे पहली बात है महिलाओं की प्रतिमाओं का मिलने का एक सूचक ये हो गया कि समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक रहा होगा। हालांकि इसके बाद का जो टाइम था वैदिक कल्चर, वहाँ पे मात्र सत्तात्मकता पितृ सत्तात्मकता में चेंज होती दिखती है और कन्वर्ट हो जाती है, पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो देवताओं के साक्ष्य मिले हैं, नंबर ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गॉडेस, यानी कि देवताओं की ज़्यादा सूची मिलती है, देवियों की कम सूची मिलती है। जो वहाँ के अन्य नाम मिलते हैं, उन अन्य नामों में से हम बातचीत करें तो महिलाओं के केवल वही कुछ गिने चुने गार्गी या पाला जैसे नाम मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मात्र शक्ति में गिरावट आई। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा या तो फिर इक्वलिटी की बात रही होगी, क्योंकि अभी वो अपने समाज अपने आदिम स्वरूप से निकल के जस्ट बाहर आया है, आद्य है वो। दूसरी बात अगर हम कर लें तो दूसरी बात यह है कि सती प्रथा, अभी मैंने बातचीत की थी, एविडेंसेस लिख देता हूँ। सती प्रथा के साक्ष्य की बात करें तो लोथल, अभी मैं बोला भी था, लोथल से 3 और कालीबंगा से एक युगल समाधान मिला है। युगल समाधान का मतलब है महिला पुरुष दोनों का एक साथ में कंकाल मिलना। क्या मिला है? युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मिला है, इसका मतलब यह है कि सती प्रथा रही होगी, एक मोटा मोटा अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है, इसके अलावा आप कोई अन्य अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो ये करेंगे। हर आदमी अपने आप में क्या है, एक फ़िलासफ़र है और एक जानकार है, अपने तर्क से वो कुछ दूसरा रिजल्ट भी निकाल सकता है। अगर आपके पास में कोई ऐसा तर्क निकल रहा हो तो कमेंट करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे आपको जिक्र करके। अगली हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पे क्या थी, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बहुत मिली है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बहुत मिली है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कहाँ कहाँ से मिली है? एक श्रृंगार दान मिला है। श्रृंगार दान मिला है कहाँ से? हड़प्पा से। और क्या मिला है? लिपस्टिक मिली है। आप समझ पा रहे होंगे ये लोग कितने एडवांस थे। लिपस्टिक कहाँ से मिली थी? चहुंदरों से लिपस्टिक के साथ मिले थे। और सिंदूर नौसारी से मिला था। सिंदूर नौसारी से मिला था। यहाँ के लोग सौंदर्य प्रसाधन का भी बहुत ख्याल रखते थे अपना। ये बाकायदे श्रृंगारदान का मिला है साथ चीज़। इसका मतलब है कि ये अपना पूरा मेकअप बॉक्स बनाते रहे होंगे, पूरा वैनिटी बॉक्स, मेकअप बॉक्स सब बनाते रहे होंगे अच्छे से। क्या करते हैं? श्रृंगार करते रहे होंगे, ज्वेलरी पहनते रहे होंगे। वो अपने समय के हिसाब से आज के जैसे वेल डिफाइंड ज्वेलरी नहीं रही होगी, लेकिन हाँ श्रृंगारदान मिला है। जाहिर सी बात अन्य सामग्रियाँ थीं, उनको रखने के लिए श्रृंगारदान एक बढ़िया सा मिला है हड़प्पा से। लिपस्टिक के साथ चहुंदरों से मिले। चहुंदरों से और भी बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियाँ मिली हैं, लिपस्टिक जैसे खास है उनमें से। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो श्रृंगार करते थे
ये ऐसा निश्चित नहीं था कि महिलाएं ही श्रृंगार करती, पुरुष भी श्रृंगार करते थे बाकायदे। महिला पुरुष दोनों लिपस्टिक लगाते थे यहाँ पर लोग। कितना मतलब ये एक सेंस ऑफ इक्वलिटी है। हमारे यहाँ तो कोई पुरुष लगाए घूमे तो उसको तो दूसरे को समझ लेते हैं, थर्ड जेंडर समझ लेंगे और तालियां बजाते हैं, पीटने लगते हैं, मगर ऐसा है नहीं। अब आप लगा के मत घूमिएगा, नहीं तो क्या होगा, लोग दूसरा कुछ समझेंगे। खैर ये तो हास्य हो जाता है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? चौंदड़ों से मिले हुए हैं। सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? नौसारी से मिले हैं। सिंदूर यानी कि एक प्रतीक रहा होगा, प्रतीक हम ये कह सकते हैं विवाह का एक प्रतीक रहा होगा कि महिलाएं विवाह के बाद में सिंदूर लगाती रही होंगी, ये ऐसा परंपरा है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर किसी महिला को विवाहित दिखने के लिए वो सिंदूर लगाती है या अन्य सामग्री इस्तेमाल करती है, तो ये भेदभाव केवल महिलाओं के साथ में क्यों है? पुरुषों को भी ऐसा ही कुछ मेकअप होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये पुरुष, ये लड़का भी क्या विवाहित है। ये हमारे हिसाब से एक डिस्क्रिमिनेशन है कि विभेद है कि हाँ ये महिला अब क्या है, शादीशुदा है, अब ये महिला नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, ये है। पुरुषों का भी ऐसा कुछ होना चाहिए तो पता चलता रहे ना, हालांकि क्या है माजरा क्या है। ऐसे लोग गलत काम भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में, कि हम बता देते हैं कि हम मैरिड नहीं हैं आगे। चलो ये तो आप समझ सकते हैं अपने आप खुद ही क्या क्या चीज़ें समाज में व्याप्त हैं। और जीवन की बात करें, जनजीवन की बात करें तो ये इंडोर गेम खेलते थे। इंडोर गेम, इंडोर गेम की हिंदी होती है अभ्यंतर खेल। बता देता हूँ, आपकी वो क्या थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अभ्यंतर खेल, अभ्यंतर खेल खेलते थे। अभ्यंतर खेल कैसा? पासे जैसा होता था, चौपड़ जैसा होता था, पासे या चौपड़ जैसा होता था, चौपड़ ही कह देते हैं। जो बहुत धार्मिक लगाव रखते हैं हिंदू धर्म का पासा, अगर पाए देखें तो ये भगवान शिव भी खेलते थे चौपड़ वगैरह, तो वो पता होगा उनको। वैसा ही ये गेम होता था, शतरंज जैसा, चेस जैसा, ये पासे का या चौपड़ का ये गेम होता था, उसको खेलते थे। हालांकि उस समय वो क्या नाम कहते थे उसको ये पता नहीं है, लेकिन इस तरह का एक अभ्यंतर इंडोर गेम खेलते रहे होंगे। अगली बात कर लें सोसाइटी में, जो सोसाइटी में सबसे वर्गीकरण था, ये समाज ऐसा लगता है कि 3 तबकों में बटा रहा होगा। 3 तबकों में कौन सा? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में शासक वर्ग आता था, शासक वर्ग आता था उच्च वर्ग में, और ये शासक वर्ग और एक मंत्रालय कैबिनेट वर्ग कह लें, शासक वर्ग ही कहेंगे उसको एक्चुअल में। तो शासक वर्ग रहा है, उच्च वर्ग रहता था, ये दुर्गीकृत भाग में रहता था, उच्च दुर्ग में रहता था, और बाकी के ये 2 निम्न दुर्गों में रहते थे, अन्य भागों में रहते थे। समाज इस तरह से ऐसे लगता है कि 3 पार्टों में वहाँ की सोसाइटी में बटा रहा होगा। अगली हम बातचीत कर लें, अगली बातचीत करें तो 6वीं बातचीत समाधान। समाधान 3 तरह की प्रचलित थी, 3 तरह की प्रचलित समाधान कौन कौन सी? एक थी दाह संस्कार, दिख रहा है वैसे, हाँ ठीक, दाह संस्कार। दूसरा समाधि, तीसरा आंशिक समाधि, आंशिक समाधि। लग रहा है कि नहीं दिखता होगा? ऊपर लिख देते हैं, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो ये 6वां पॉइंट फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। समाधान, समाधान 3 तरीके का कौन कौन सा? पहले रहा दाह संस्कार, दूसरा था समाधि, दिख रहा होगा कैसा कहता हूँ, तीसरा आंशिक समाधि। 3 तरह के ये समाधान कहते हैं। पहला एक जो
प्रचलन मिला है, 3 तरह का प्रचलन मिला है कि जिसकी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी 3 तरीके से उनका अंतिम संस्कार करेंगे, अंतिम प्रक्रिया पूरी करेंगे। इंतकाल के बाद की प्रक्रियाएं हैं। पहली है दाह संस्कार। दाह संस्कार से ये पता चलता है कि ये लोग आज के जो हिंदू वर्ग की मान्यता है, इस मान्यता से मिलता जुलता है दाह संस्कार, क्योंकि हिंदू जो मान्यता है, हिंदू मान्यता के अनुसार क्या है, लोगों को जलाना उचित समझते हैं। तो ये दाह संस्कार रहा होगा। तो ये एक मैच खाता है कि यहाँ से हिंदू कल्चर का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हुआ होगा। हिंदू कल्चर, हिंदू एक्चुअल में तो कोई रिलीजन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन है किसका, बहुत सारे रिलीजन्स का कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन है। तो वो जो इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन से ये पता चलता है कि उसके जो बीजारोपण हैं वो कहाँ पे हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर उस कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी जिस कल्चर को हम लोग आज तक मानते हैं, जलाते हैं। समाधि स्थल, समाधि यानी कि लोगों को मरने के बाद में दफन कर दिया जाता था, दफन मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। दफन करने का मतलब ये है कि ये इस्लामिक कल्चर से मिलता जुलता है। इस्लामिक कल्चर यानी कि इस्लाम का जो कल्चर है वो यहीं से धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, उसके बीज यहाँ पर समाहित दिखते हैं। या फिर अन्य जो धार्मिक मान्यताएं हैं हमारे बौद्ध रिलीजन में या फिर अन्य में, तो यहाँ से वो मिलते जुलती हैं। आंशिक समाधि, आंशिक समाधि होती थी यानी कि पहले उनको छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया पशुओं के खाने के लिए, पक्षियों के खाने के लिए, उसके बाद में जो अवशेष बचा उसको हम क्या कर दें, उसका समाधि बना दें स्थल उसका। इससे क्या होता है कि वो पशु पक्षियों का बच्चन हो जाता है। जैसे एक फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो, वो एक्टर है, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन, उसकी जो फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो आई थी जो फिल्म, तो वहाँ पे दिखाया गया है कि उसके पूर्वज था कोई, उसके शायद उसके फादर थे, उसको क्या एक लटकाए हुए थे, वो एक बल्ली टाइप के एक लकड़ी थी उसमें लटकाए हुए थे। बताया ये तुम्हारे, कोई दूसरा बताया बुजुर्ग ये तुम्हारे पिता की समाधि है, ये उसकी समाधि, ये मतलब पिता का शव है, ये उनका शव है। इससे ही तो वो क्या है, उसके बाद के जो अवशेष मिलते हैं उसके बाद में दफन करने, ये कल्चर पारसियों में रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये भूमि मोज़ैक संस्कृति की भूमि कही जाती है, और ये थी भी क्योंकि हर सभ्यता के जो अंश हैं, जो बीजारोपण हैं, वो यहाँ से हमको देखने को मिल जाते हैं। आई होप वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं कुछ पॉलिटिकल सिस्टम क्या था यहाँ पे, और उनका कैसे डिक्लाइन कर गई, प्रमुख नगर कौन कौन से थे, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे, लेकिन कहाँ पे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो भी, ये वो तो ज़्यादा अच्छा है, शुरुआत है वहाँ से बातचीत करने की। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए बात को कि हाँ यहाँ पर अच्छा बेहतर पढ़ाया जाता है। और आप प्रदीप भव।